कल हम लोग पढ़े थे, आज उसको दोहरा देंगे। थोड़ा सा देख सकते हैं आप लोग कहाँ ले पढ़े थे। आगे चलते हैं। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री, तेजी से दोहरा देते हैं। ठीक है। इतिहास 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल और एक होता है ऐतिहासिक काल। ठीक, देखो प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर उसके बाद आएगा नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। ठीक है, देख सकते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, ये चारों पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल के हैं। और प्रोटो हिस्टोरिक आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता, कांसा और हड़प्पा सभ्यता आती है। और ऐतिहासिक काल में देख सकते हैं प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल और विश्व आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, तेजी से अध्ययन करेंगे। ठीक है, अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास। इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं, और जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। प्रागैतिहासिक काल, इतिहास का वह समय है जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल, इसे स्टोन एज कहते हैं। पाषाण काल को देख सकते हैं आप। ठीक है, वह समय जब मानव पत्थर के औजार हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता था। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम है भारतीय पुरातत्व का पिता। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल है, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मिलने वाले धातु के आधार पर क्रिश्चियन थॉमस ने किया नामकरण। लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल, ठीक है, देखते हैं। 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व, यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व, इस समय का जो मानव था खानाबदोश, अर्थात जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। किसकी खोज थी? आग की खोज। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया था। पूछा जाएगा चित्रकारी करना प्रारंभ कब किया था? तो पूरा पाषाण काल में। ठीक है, पूरा पाषाण काल में। भीमबेटका की गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक, यानी 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। इस काल के बारे में सर्वप्रथम कार्लाइल ने 1867 में दिया। यह पूरा पाषाण काल के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, इसलिए माइक्रोलिथ कहते थे। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार था। अंत्येष्टि कार्यक्रम, अंतिम संस्कार कार्यक्रम, अंत्येष्टि मध्य पाषाण काल में। अंत्येष्टि कहाँ था? मध्य पाषाण काल में। इसी काल में कश्मीर के बुर्ज होम से मानव के साथ साथ कुत्ता को भी दफनाने का साक्ष्य मिलता है। बुर्ज होम से मानव के साथ साथ कुत्ता को भी दफनाने का साक्ष्य मिलता है।
मतलब मध्य पाषाण काल में। इसी काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नार और महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं। नव या उत्तर पाषाण काल यानी 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी जान लुबाक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इसी काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया था, साथ ही कृषि और पशुपालन भी आरंभ कर दिया। मानव ने इस काल में पहिया मन का घड़ा की खोज की। कर्नाटक के मैसूर के पास संगन कल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राख के टाल प्राप्त हुए। पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान से प्राप्त हुआ। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन सा था? तो कुत्ता था। आगे बढ़ते हैं। नोट कुछ समझ जाता है। देखो, मेहरगढ़ यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित था। यहाँ से सर्वप्रथम 7,000 ईसा पूर्व सलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ और गेहूँ मिले थे मेहरगढ़ से। यह कश्मीर में अवस्थित था बुरजोम, जहाँ गर्तावास का प्रमाण मिला। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते का भी दफनाने का साक्ष्य मिलता है। मालिक के साथ कुत्ते बुरजोम। ठीक है, बुरजोम। आगे बढ़ते हैं। गुफ कराल, कौन सा कराल? गुफ कराल। यहाँ से मृद भांड का पहला प्रमाण प्राप्त होता है। मृद भांड का गुफ कराल में। कोल्डियावा यहाँ उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 6,000 ईसा पूर्व मिला है। कोल्डियावा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में। चिरांद यह बिहार के सारण जिले में स्थित। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए चिरांद में। ठीक है। लेउरा देह, यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल के साक्ष्य। यहाँ से नया सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य मिला है लेउरा देह से। दमदमा, यहाँ एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ताम्रपाषाण काल, चालखोल लिथिक पीरियड। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकीकरण शुरू हो गया। औद्योगिकीकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। ताम्रपाषाण के लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे। आहार एवं गिलुंद पुरास्थल राजस्थान के बनास घाटी क्षेत्र में फैले हुए ताम्रपाषाण बस्तियां हैं। आहार का प्राचीन नाम ताम्रवती और तांबा वाली जगह है। मालवा मृदभांड ताम्रपाषाण युग का सर्वोत्तम मृदभांड माना जाता है। मालवा मृदभांड ताम्रपाषाण युग का सर्वोत्तम मृदाभांड माना गया है। बिहार में सेनुआ, सोनपुर, ताराडीह और पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन ताम्रपाषाण कालीन है। महिस्थल पश्चिम बंगाल के ताम्रपाषाण बस्तियां हैं। महिस्थल नौदाटोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है, जिसका उत्खनन एच.डी. सांकालिया ने किया था। एच.डी. सांकालिया ने कराया था। इनामगांव ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती थी। यहाँ के लोग विशेषकर मातृ देवी की पूजा करते थे। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाने का साक्ष्य महाराष्ट्र के चंदौली और नेवासा बस्तियों में पाया गया। स्टेटाइट और कार्नेलियन ताम्रपाषाण युग के प्रमुख कीमती पत्थरों में से एक था। जिनके पास ये वस्तु होती थी वे धनी कहलाते थे। चित्रित मृदभांड का सबसे पहले इस्तेमाल ताम्रपाषाण में हुआ था। सर्वप्रथम ताम्रपाषाण लोगों ने ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए थे। ताम्रपाषाण युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और ना ही वे नगरों में रहते थे, जबकि कांस्य युग के लोग नगरवासी हो गए थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी ताम्र उपकरण और मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई। सबसे बड़ी ताम्र उपकरण मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। सबसे बड़ी ताम्र उपकरण मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। जोरे संस्कृति के बारे में देख लेते हैं। यह महाराष्ट्र में प्रचलित था। जोरे संस्कृति एक ग्रामीण सभ्यता थी, संस्कृति थी। इस संस्कृति के अंतर्गत निम्नलिखित पुरास्थल आते हैं: इनामगांव, नासिक, नेवासा और दैमाबाद। ठीक है, दैमाबाद। आगे देखते हैं।
पाषाण युग में पढ़ सकते हैं आप बोरी, मुंबई, कुल्हाड़ी खंडक के प्रारंभिक उपयोग के साक्ष्य मिलते हैं। सोहन घाटी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, यहाँ चॉपर और चॉपिंग संस्कृति दिखाई पड़ती है। चॉपर का मतलब एक तरफा धार वाला उपकरण और चैपिंग का मतलब दोहरी धार काटने का औजार। भीमबेटका रायसेन उत्तर प्रदेश देश की शैली चित्रकारी का सबसे बड़ा खजाना है। चौतरा मंडी हिमाचल प्रदेश यह सोहन संस्कृति से संबंधित है। अतिरम्पक्कम चेन्नई तमिलनाडु, यहाँ मिश्रित एवी वैली और एसुली उपकरण प्राप्त हुए। पल्लवरम चेन्नई ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने 1864 ईस्वी में यहाँ पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। बेलन घाटी मिर्जापुर में है। बेलन घाटी कहाँ है? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। आरंभिक पुरापाषाणकालीन औजार यहीं पर मिला था। ठीक है, अब आते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण में सबसे पहले है बागौर भीलवाड़ा राजस्थान। मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल, मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो बागौर था, भीलवाड़ा राजस्थान था। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। सराय नाहर राय प्रतापगढ़ यूपी। 100 को आवासीय क्षेत्र में ही दफनाने के साक्ष्य। 100 को आवासीय क्षेत्र में ही दफनाने के साक्ष्य कहाँ मिले थे? तो सराय नाहर राय प्रतापगढ़ यूपी। महादहा दमदमा प्रतापगढ़ यूपी। पुरुष स्त्री द्वारा सावधान के साक्ष्य। महादहा दमदमा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश। बागौर की तरह यहाँ से भी पशुपालन के आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए। बुरजहोम श्रीनगर गर्तवास और कब्रों में मानव के साथ कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य मिले। अस्थि उपकरणों के साक्ष्य मिले। ठीक है, नवपाषाण काल में आप देख सकते हैं गुफ कराल पुलवामा जम्मू कश्मीर में। गुफ कराल पुलवामा जम्मू, यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन दोनों कार्य करते थे। मेहरगढ़ बलूचिस्तान भारत में सर्वप्रथम गेहूं और जौ की खेती का स्थल। मानव के साथ बकरी दफनाने जाने का साक्ष्य मिला था मेहरगढ़ में। चिरांद छपरा बिहार। चिरांद भारत में नवपाषाण काल का पहला ज्ञात स्थान। अस्थि उपकरणों का साक्ष्य। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दे रहा है, आप देख सकते हैं कि दाओजली हैंडी असम में पालिश पत्थर के औजार। चीनी मिट्टी बड़ी संख्या में घरेलू बर्तन के साक्ष्य। कोल्डियामा कहाँ है? कोल्डियामा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कोल्डियामा 6000 ईसा पूर्व चावल का साक्ष्य। हस्तनिर्मित मृदाबांड का निवास के लिए झुके। बरूढ़ी सिंहभूमि झारखंड उपकरण मिलता है बरूढ़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस काल में आद्यऐतिहासिक काल पढ़ते हैं। आद्यऐतिहासिक काल, इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल के जानकारी के स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ये हैं। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, देखते हैं इसके बारे में। सामाजिक रूप से रहने वाले व्यक्तियों को सभ्यता कहते हैं। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ था। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। इसका क्षेत्र 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला। इसका क्षेत्र 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला। सिंधु सभ्यता में कुल 350 स्थल मिले, जिनमें से 200 स्थल केवल गुजरात में हैं। सोचिए कि सिंधु सभ्यता में कुल 350 स्थल मिले हैं, जिसमें से 200 स्थल केवल गुजरात में है, और इसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर फैला था। सिंधु सभ्यता विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता जो ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दिया था। चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 ईस्वी में किया। 1853 ईस्वी में किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था, जिसके महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे।
सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा में 1921 ईस्वी में हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसी समय कांस्य की खोज हुई थी। ठीक, इसका दक्षिणी महाराष्ट्र के दाइमाबाद में प्रवरा नदी के तट पर है। यहाँ से धातु के एक रथ इक्का गाड़ी का प्रमाण मिला है। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सूद कांगीडोर में थी, जो दास्त नदी के तट पर स्थित था। आइए समझते हैं कैसे। पीडीएफ यहाँ पर है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। आ गए, ठीक है। समझते हैं। देखिए, उत्तर वाला में मतलब देखिए दिशा है, आप समझ सकते हैं। इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, और ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण दिया है। देखिए, पूरब में आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे स्थित है, जो उत्तर प्रदेश में। पश्चिम में सूद कांगेडोर दास नदी, जो पाकिस्तान में पड़ता है। सूद कांगेडोर पश्चिम में दास नदी किनारे स्थित। और उत्तर में मांडा चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में है। और दक्षिण में दाइमाबाद प्रवरा नदी, जो कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ट्रिक है, ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखें, सूद कांगेडोर किस नदी पर, दास नदी पर। मांडा चिनाब नदी पर, आलमगीरपुर इंद्रा नदी पर, और दाइमाबाद प्रवरा नदी पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की सीमाएं देख लेते हैं। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने 1982 में किया था। इसका पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो हिंडन नदी किनारे थी, और एकदत्त शर्मा के नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ था। हड़प्पा देख लेते हैं। हड़प्पा 1921 ईस्वी में, जिसे सिंधु सभ्यता। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। यहाँ से निम्नलिखित वस्तु मिली थी: कुम्हार का चाक मिला था, श्रमिक आवास मिला था, अन्नागार मिला था, मातृ देवी की मूर्ति मिली थी, और क्या क्या मिला था, पढ़ते जाइए। लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान, एक सींग वाला जानवर, हाथी का कपाल, स्वास्तिक चिन्ह, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया था। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया था। ठीक, आते हैं मोहनजोदड़ो। इसकी खुदाई सन 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने की। यह पाकिस्तान के लरकाना जिला में स्थित है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी, जो सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण यानी ग्रिड पद्धति पर काटती हुई नगर को वर्गाकार और चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें हैं, जो सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण ग्रिड पद्धति पर काटती हुई नगर को वर्गाकार और चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। ठीक, यहाँ से मतलब मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला था? स्नानागार, अन्नागार सबसे बड़ा, पुरोहित आवास, सूती वस्त्र, सबसे चौड़ी सड़क, सभागार, पशुपति शिव, कांसे की नर्तकी, तांबे का ढेर, घर में कुआं। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, किंतु यहाँ से कब्रिस्तान नहीं मिला, बल्कि एक ही स्थान पर कंकाल का ढेर मिला। यह कंकाल क्षतिग्रस्त है, जो बाह्य आक्रमण को दर्शाता है। मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार
सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। स्वास्तिक मोहर सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिला, जिसका निर्माण सीलखड़ी से हुआ था। ठीक, 1922। अब आते हैं हम सूतकांगेडोर 1927। इसकी खुदाई आर्नस्टाइन ने किया। यह सबसे पश्चिमी स्थल है, जुदास नदी किनारे है। यहाँ से बंदरगाह मिले हैं सूतकांगेडोर से ना। आर्नस्टाइन ने किया था इसकी जो खुदाई किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चनउदड़ो पढ़ेंगे। चनउदड़ो इसकी खुदाई सन 1931 ईस्वी में गोपाल मजमूदार ने की। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग से रहित है। दुर्ग रहित, इसमें दुर्ग नहीं, मतलब दुर्ग रहित है चनउदड़ो। यह एक औद्योगिक शहर है। कौन सा शहर है? औद्योगिक शहर है। चनउदड़ो कैसा शहर है? एक औद्योगिक, मतलब देखो खुदाई किसने किया था? 1931 में गोपाल मजमूदार। तो मजमूदार एक मान लो मजदूर है, तो मजदूर दुर्ग बना नहीं पाएगा, तो दुर्ग रहित है। हाँ, और ये काम करता है किसी औद्योगिक, मतलब औद्योगिक इंडस्ट्रियल कंपनी में, इसलिए इसे औद्योगिक शहर भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? औद्योगिक शहर। यह एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ वर्गाकार ईंटें मिली हैं। वर्गाकार नहीं, वक्राकार। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं: सौंदर्य सामग्रियाँ, मनका, गुड़िया, सुई धागा, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का पद चिन्ह, अलंकृत ईंट। ठीक है, याद रहना चाहिए सब। सौंदर्य, मनका, गुड़िया, सुई धागा। ठीक है, दड़ो या कोट शब्द वाले स्थान पाकिस्तान में पाए गए हैं। दड़ो या कोट वाले स्थान, ठीक है, जैसे वालाकोट, डावर कोट और कोट डीजी। चनउदड़ो, मोहनजोदड़ो, जूड़ी चंद्र रोपण। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में किया। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवर यानी कुत्ता का भी साक्ष्य मिला है। ऐसा 109 पाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुरझोम में मिला था। ठीक है, बनावली 1973। इसकी खुदाई 1973 ईस्वी में रविंदर सिंह ने किया। यह हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण यहाँ नाली न मिलकर घरों में ही सोख्ता व्यवस्था मिला। यहाँ सड़क टेढ़ी मेढ़ी थी, अर्थात सड़कें नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती हैं। आगे बढ़ते हैं। कुनाल, यह हरियाणा के फतेहाबाद जिला में स्थित है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिला है, चांदी के कुनाल से। ठीक, इसका अर्थ होता है कालीबंगन का अर्थ काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल, हवन कुंड मिले हैं। हवन कुंड मिले हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल, हवन कुंड कालीबंगा से। यहाँ राजस्थान में सरस्वती गंगा नदी किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज अलमानंद घोष द्वारा की गई थी। कालीबंगा जो एक साथ 2 फसल उगाते थे, वहाँ पर एक ही खेत में चना और सरसों उपजाने का भी विवरण है। इसकी खुदाई बीके थापड़ और बीबी लाल ने की। ठीक, यहाँ देख सकते हैं रंगपुर, यह गुजरात में स्थित है। यहाँ धान की भूसी मिली है, धान की भूसी, रंगपुर में धान की भूसी। आगे बढ़ते हैं। धौलावीरा, यह गुजरात में स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। इसकी खुदाई सर्वप्रथम जेपी जोशी ने किया। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा किया गया था। ये गुजरात में पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है। भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी था, जो हरियाणा में है। राखीगढ़। सुरकोटदा, यह गुजरात में स्थित है। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने करवाया। यहाँ से कलश, सावधान और घोड़ों की हड्डी मिली है। यहाँ छोटे बंदरगाह भी मिले हैं।
इसकी खुदाई रंगनाथ राव ने भोगवा नदी किनारे अहमदाबाद गुजरात में किया। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यहाँ से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। लोथल से गोदीवाड़ा यहाँ फारस की मोहर मिला है जो विदेश व्यापार का संकेत है। यहाँ से माप तौल के सामान भी मिले। यहाँ छोटा दिशा मापक यंत्र मिला है। यह एक औद्योगिक शहर था। इस शहर में घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। यहाँ से युगल समाधान जोड़ों में लाश मिला है जो सती प्रथा का साक्ष्य है। सिंधु सभ्यता की विशेषता। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती तथा ये पूर्व पश्चिम दिशा में थी, जिसे हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ होती थी। नगर नियोजन और जल निकास इसकी सबसे बड़ी व्यवस्था थी। इसकी नालियाँ ढकी हुई थीं और सड़क सीधी थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इसका व्यापार अंतर्राष्ट्रीय विदेशों से होता था। इसकी भाषा भाव चित्रात्मक थी। इसका समाज मातृसत्तात्मक था। इनकी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखा जाता था। हड़प्पा लिपि के प्रमाण से ज़्यादा चित्र युवाकार तथा मछली के चित्र देखने को मिलता है। हड़प्पा लिपि के प्रमाण में सबसे ज़्यादा युवाकार तथा मछली का चित्र देखने को मिलता है। इनके मोहरों में सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र मिलता है। ठीक, हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में सेल खरी का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता, इनके मोहरों पर गाय तथा सिंह का चित्र नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। इसके अन्य धातु सोना, चांदी, तांबा, टीन, कांसा इत्यादि से परिचित थे। यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम बाट 16 kg का था, जो दशमलव प्रणाली के सूचक है। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध और तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता से मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग होता था। सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपड़ और पासा खेलते थे। सबसे प्रिय देवता उनका शिव थे। इनका पसंदीदा वृक्ष पीपल था। इनका पसंदीदा जानवर सांड या वृषभ, वसा, बैल। इनका पसंदीदा पक्षी बत्तख। इनका आदरणीय नदी सिंधु थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता 4 वर्गों में बटा हुआ था। विद्वान और योद्धा। व्यापारी एवं शिल्पकार, श्रमिक। वस्तुओं का आयात। सोना जो था किस प्रदेश से आया था? अफगानिस्तान, ईरान और कर्नाटक से। चांदी अफगानिस्तान, ईरान। तांबा बलूचिस्तान, खेतड़ी, ओमान। टीन ईरान, अफगानिस्तान। गोमेद सौराष्ट्र से। लाजवर्द मेसोपोटामिया। सीसा ईरान से। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। वर्तमान में उत्खनन से IIT खड़गपुर को सिंधु घाटी सभ्यता में संबंधित कुछ प्रमाण मिला, जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि इसके पतन का महत्वपूर्ण कारण जलवायु परिवर्तन। पतन के कारण। गार्डन चाइल्ड व्हीलर के द्वारा बायोमारियों के आक्रमण। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट और SR चारबाड़। RL स्टेन और अमलानंद घोष, जलवायु परिवर्तन। MR साहनी, भूतात्विक परिवर्तन और जलोत्प्लावन। जॉन मार्शल, प्रशासनिक शिथिलता। KUR कनेडी, प्राकृतिक आपदा, मलेरिया या महामारी। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल को हम देखेंगे पूरा बढ़िया से। हड़प्पा सभ्यता, मोंटगोमरी जिला, पंजाब, पाकिस्तान। दयाराम साहनी, माधव स्वरूप, 1921 ईस्वी में। कौन सी नदी है? रावी नदी किनारे स्थित है। ठीक। मोहनजोदड़ो, लड़काना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। राखालदास बनर्जी, 1922 में सिंधु नदी पर स्थित। कालीबंगन, हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान, भारत। बीबीलाल और BK थापर, घग्गर नदी। धौलावीरा, कच्छ जिला, गुजरात। रविंदर सिंह बिष्ट,
लूनी नदी। चनौदड़ सिंध प्रांत पाकिस्तान। गोपाल मजूमदार सिंधु नदी। लोथल अहमदाबाद जिला गुजरात। रंगनाथरा बनावली हिसार जिला हरियाणा। रविंद्र संघविष्ट सरस्वती। रंगपुर काठियावाड़ जिला गुजरात। रंगनाथरा बागर। तो याद कर सकते हैं आप। आलमगीरपुर देख सकते हैं। मेरठ जिला उत्तर प्रदेश। यज्ञदत्त शर्मा इंडा नदी। सुद कांगडोर आर्यलिस्टाइन दास नदी मकरान में समुद्र तट के किनारे। सुद का जॉर्ज डेल्स और शादीकोट पे स्थित है। ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता 10,000 ईसा पूर्व। इसका विकास इराक में टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी दजला फरात नदियों के मध्य हुआ था। यूफ्रेटस नदी दजला फरात नदियों। यहाँ की मिट्टी अधिक उपजाऊ थी। यह सभ्यता ग्रामीण थी। इसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इस समय मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता 4 भाग थी। सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता और गोल्डरिया की सभ्यता। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर और मम्मी का विकास हुआ था। अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सुदृढ़ था। गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है। सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया और इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया। विश्व का सबसे पहले सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। मिस्र की सभ्यता 2100 ईसा पूर्व में। मिस्र रेगिस्तानी में स्थित थी। इसे नील नदी की देन कहते हैं। इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। मिस्र की सभ्यता। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर, मम्मी का विकास हुआ था। अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सुदृढ़। गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। रोम की सभ्यता 600 ईसा पूर्व। इससे इटली में विकसित किया गया। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। रोम की भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया। प्राचीन सभ्यता के सबसे विकसित सभ्यता थे। आज भी सभ्यता का अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं, जो पर्यटन का आकर्षण के लिए। सभ्यता के 2 सबसे बड़े राजा जूलियस सीजर एवं ऑगस्टस थे। जूलियस सीजर का हत्या धोखे से उसके मन जीवन द्वारा कर दी गई। जूलियस सीजर नामक नाटक विलियम शेक्सपियर ने लिखा। जूलियस सीजर नामक नाटक विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। ठीक है। फारस की सभ्यता। यह वर्तमान में ईरान में है। इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ था। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। इसकी भाषा फारसी थी। पारसी धर्म को मानते थे। सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया था। स्पार्टा अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात है। यह ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र था। स्पार्टा के मात्र 300 सैनिकों ने लियोनाइड्स के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिकों को मात दे दी थी। ग्रीस का विशाल सेना का नेतृत्व जर्कसीज कर रहा था। जर्कसीज ने धोखे से स्पार्टन्स को हरा दिया। ठीक है। पीली नदी की सभ्यता। यह चीन में 5000 ईसा पूर्व विकसित हुई थी। हांगो नदी के तट पर यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध है। अब हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड। इसके बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध है। इसे पढ़ा भी जा सकता है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय आता है। इतिहास, पुरातात्विक, विदेशी यात्रा, साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्रा। पुरातात्विक में किससे मिलता है? सिक्का और अभिलेख से। साहित्य में धार्मिक और गैर धार्मिक। धार्मिक में आ जाते हैं ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण। अब ब्राह्मण में वेद, उपवेद, वेदांत, पुराण,
उपनिषद, महाकाव्य, गर्भारंभ, जैन और बौद्ध। सिक्का कौन? सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना होता है, यह सिंधु सभ्यता में बना था। मौर्य काल के समय हाथ या पंचमार्क सिक्के का प्रयोग होता था। हाथ सिक्कों पर लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बने होते थे या पहला धातु का सिक्का था। पौन चांदी के सिक्के थे जो मौर्य काल में प्रचलित। शीशा का सिक्का सातवाहन काल में प्रचलित थे। पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया था। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों ने प्रचलित किया था। सर्वाधिक मात्रा में तथा सबसे अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में प्रयोग हुआ। इस समय स्कंदगुप्त शासक थे। चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ था। राजा रानी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ। मयूरशिली के सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय प्रयोग में लाया गया। इस सिक्के का प्रचलन गुप्त काल में। कौड़ी का प्रयोग भी गुप्त काल में ही हुआ। चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासनकाल में शिहाबुद्दीन ने आरंभ करा। चांदी के रुपये का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया। तांबे के दाम का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया। सोने के अशर्फी का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया। पत्थरों को खोदकर लिखना अभिलेख कहलाता है। विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक डेरियस ने किया था। भारत में अभिलेख का जन्म अशोक को कहा जाता है। पहला अभिलेख बुआज कोई से मिला जो तुर्की और एशिया माइनर में अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेख में शिलालेख, स्तंभलेख, भीतरी लेख, गुहा लेख। छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख कहलाता है। सर्वाधिक प्रचलन शिलालेख का था। स्तंभ लेख दूर से आकर्षक दिखते थे। स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर लिखना स्तंभ लेख कहलाता था। स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर लिखना। एक हाथीगुम्फा अभिलेख उड़ीसा। इसे कलिंग राज खारवेल द्वारा लिखवाया गया था। इस कलिंग युद्ध की चर्चा है। युद्ध के समय कलिंग का राजा नंदराज था। गंगवंश का था। ऐहोल अभिलेख राजस्थान। इनमें पुलकेशिन द्वितीय के हर्षवर्धन में विजय की चर्चा गई है। इसकी रचना रवि कीर्ति ने की। जूनागढ़ रुद्रदामा ने सुदर्शन झील की चर्चा की। इस झील चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। प्रयाग अभिलेख समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की। ठीक। नासिक अभिलेख। यह अभिलेख गौतमी बलश्री द्वारा लिखवाया गया था। इसमें सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण मिलता है। ग्वालियर अभिलेख। यह अभिलेख राजा भोज प्रतिहार के समय बालादित्य द्वारा लिखा गया था। इसमें गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। मंदसौर मध्य। यह अभिलेख मालवा नरेश सुब्रमण्य के वासु द्वारा लिखा गया था। इसमें सैनिक उपलब्धियों का विवरण मिलता है। देवपाड़ा अभिलेख पश्चिम बंगाल के शासक विजय सेन द्वारा लिखवाया गया था। इसमें सेन राजवंश के शासन की घटनाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, इसके बाद कल से देखेंगे। ठीक है।